नमस्कार, जय माँ भगवती। आज हमारे योगाभ्यास कमर से नीचे जो दर्द जाता है, ज़्यादा देर खड़े रहने या बैठने पे यदि आपकी कमर में और पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो आइए कौन-सा योगाभ्यास करेंगे, शुरू करते हैं। और इस प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के अंत में आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ऐसा लेट जाइए। एक पैर ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे रखेंगे, दूसरा पैर उठाएंगे, नीचे रखेंगे, फिर उठाएंगे, नीचे रखेंगे, फिर दूसरा पैर उठाइए, नीचे रखिए। क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉक घुमाएंगे। ये आप 3 या 6 टाइम कीजिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए, या तो हाथ इस प्रकार से लंबे कर लीजिए या फिर गर्दन के नीचे रखिए, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ये पैर उठाइए और ये अंगूठा आपका नीचे जमीन से टिकना चाहिए और गर्दन दूसरे साइड जाएगी। सांसें नॉर्मल। फिर वापस करेंगे, जो खिंचाव है उसे महसूस करेंगे। फिर वापस। ये 4 से 5 बार यही क्रम दोहराइए आप, और 10 काउंट तक होल्ड करेंगे प्रत्येक पोस्चर में। पैरों को मोड़िए, फिर लंबा करेंगे थोड़ा सा, इस प्रकार से। ये 5 से 6 बार करिए। अब पैरों को इस प्रकार मोड़ के हल्का होल्ड करेंगे, थोड़ा यहाँ तक चेस्ट तक के पैरों घुटनों को लाइए, फिर सीधा करिए, फिर चेस्ट तक लाइए, फिर सीधा करिए, फिर चेस्ट तक लाइए, फिर सीधा करिए, फिर चेस्ट तक लाइए। ऐसा 6 टाइम करिए। फिर पैरों को पकड़िए और हल्का सा रोटेट होना है, हल्का हल्का, बिल्कुल। ये इसे कहते हैं हम कमर की पीठ की डांड, नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये दोनों नसों तक के, ईड़ा पिंगला, बीच का हम हड्डी, बीच का जो रीढ़ का हड्डी सुषुम्ना, उसके आइट साइड ईड़ा पिंगला रहती है ना, तो रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड प्रेशर पड़ना चाहिए, वैसे करेंगे हल्का हल्का 5 से 6 बार। अब घुटनों को पकड़िए और क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 6 टाइम क्लॉकवाइज घुमाइए और 6 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। अब देखिए, 1 1 2 3 4 5 6। दर्द उठ के आया है कमर में, तो आप बिस्तर पे जाइए और लेटे लेटे ही एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, तो आपको थोड़ा राहत मिलेगा। हाथ गर्दन के नीचे, 1 2 3। आप होल्ड करिए प्रत्येक पोस्चर में 10 काउंट रखिए। 4 5 और 6। ये यहाँ पे 1, सेकेंड स्टेप में 2 3 4 5 6। जितना आप कर सके उतना ही देर करना है। अब ये हाथों को इस प्रकार से यहाँ रख लेंगे। कमर दर्द है तो हम बहुत ज़्यादा नहीं उठाएंगे, हल्का सा, हल्का हल्का उठाएंगे। 10 काउंट तक होल्ड कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो फिर आराम से नीचे रखिए। थोड़ा थोड़ा उठाएंगे कमर को सेतुबद्ध में, फिर धीरे से नीचे, फिर थोड़ा सा उठाइए, फिर धीरे से नीचे रखेंगे, फिर उठाएंगे, फिर धीरे से नीचे रखेंगे। पैरों को लंबा कर देंगे एंड रिलैक्स। अब पेट के बल लेटे वाले आसन करेंगे। सबसे पहले तो हम इस प्रकार मकरासन में आ जाइए, पैरों को पास मिला लेंगे, हाथ गर्दन के नीचे, और इस प्रकार चलाएंगे 1 2 3 4
5 6। अब 1 2 3 4 5 6। दोनों पैरों को पास मिला लेंगे, हाथों को सामने इस प्रकार रख लेंगे। टेन काउंट 20 काउंट तक होल्ड करेंगे। फिर मकरासन में रिलैक्स। वापस सीधे लेट जाइए। इस प्रकार से रख लीजिए, अपना पैरों को थोड़ा दूर कर लीजिए। अब यहाँ पे नीचे की तरफ ले जाइए, फिर यहाँ तक लाएंगे, फिर नीचे की तरफ, फिर यहाँ तक, फिर नीचे की तरफ, फिर यहाँ तक। दूसरे पैर के साथ यही कदम दोहराएंगे, नीचे की तरफ, फिर यहाँ तक, नीचे की तरफ, फिर यहाँ तक। थोड़ा देर यहाँ पर होल्ड करेंगे इस प्रकार से। धीरे से पैरों को लंबा करेंगे, हाथों को इस प्रकार से, और थोड़े शवासन कर लेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो गया है। एक करवट लेकर के आराम से उठेंगे। आलकी पालकी मार के या फिर अर्ध पद्मासन में बैठिए। लंबी गहरी श्वास लेंगे। ओम मंत्र का उच्चारण। हाथों को रब करेंगे। हरि ओम तत्सत। तो यदि खड़े रहने में और बैठने में कमर से दर्द पैरों की तरफ जा रहा है तो आपकी डिस्क में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये हमारा जो दैनिक जीवन ऐसा है कि हमारा पॉस्चर सही नहीं होता, हम सही से बैठते नहीं है, कमर सीधी करके नहीं बैठते, हम इस प्रकार से झुक के बैठते हैं, तो रीढ़ की हड्डी पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, वो ऐसे इस टाइप से होती है। और जो रीढ़ की हड्डी है उसमें मन के रहते हैं, मन के बने हुए होते हैं, और उन मनकों के बीच में एक डिस्क रहता है, कुशन का काम करता है, और दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखता है। और इस रीढ़ की हड्डी के बीच में हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हमारा मेन नर्वस सिस्टम, जो हमारा पूरा यानी कि पूरी बॉडी का केबलिंग करता है, समझिए, हमारा दूसरा ब्रेन। तो ये उसकी नसें, उसकी नर्व्स जो है उनके बीच बीच में से पूरे शरीर में फैली रहती हैं। अब ये दो कब्जे हैं, इस प्रकार से कब्जे बने हुए, वहाँ से नसें गई है। अब जैसे ही हड्डियाँ क्या होती है, चिपक जाती, तो ये नसें इस प्रकार से प्रेस होने लगती है। तो यहाँ से ऐसे सिग्नल ऐसे झंझनी टाइप के आपकी पूरी बॉडी में फैलेंगे, दर्द फैलेगा, झुंझुनाहट होगी, तो ये नसें आपकी कंप्रेस हुई है। यदि आपकी कंडीशन, आप चल फिर सकते हो, बैठ सकते हो, लेकिन आपको तकलीफ़ हो रही है, तब तक ये योगाभ्यास उसमें काम करेगा। लेकिन अब खाना खाते तक के भी नहीं बैठ पा रहे हो, खड़े रहने के बारे में तो सोच ही नहीं पा रहे हो, इतना भयानक दर्द रह रहा है। अब बैठने में आपको दर्द हो रहा है, लेटने में आपको दर्द हो रहा है, खड़े आप नहीं रह पा रहे हो, और भयानक दर्द जैसे बिच्छू काटते हैं वैसे आपके पैरों की तरफ जा रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, पूरा डिस्क बल्ज हो गया, पूरा डिस्क फट गया है, फैल गया है, दोनों हड्डियाँ आपस में ऐसे सट गई है, रीढ़ की हड्डियाँ, और नसें जो उसके बीच में है वो बिल्कुल इस प्रकार जैसे उसको काट ही देगी हड्डियाँ, इस प्रकार से दब गई है, और डिस्क बची ही नहीं है।
और पेशेंट इतनी बुरी कंडीशन में है कि वो बिना पेन किलर के रह ही नहीं पा रहा है, वो उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है दर्द के कारण। तो ऐसे पेशेंट को योगाभ्यास या आयुर्वेदिक चिकित्सा के थ्रू ठीक करना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या है, ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। ऑपरेशन में डॉक्टर दोनों डिस्क के बीच में गैप बना करके यहाँ पर एक प्लेट लगा देते हैं, जिससे वो थोड़ा डिस्क मेंटेन दूरी पर एक फिक्स दूरी पर रहे और उसके बीच से नसें आराम से निकल सके और नसें दबे ना। वो दबी हुई नसों को वो लोग खोल देते हैं। यदि पेशेंट की ये कंडीशन आ गई है कि वो खाना खाते तक भी नहीं बैठ पा रहा है, अरे बैठ भी नहीं पा रहा है, लेट भी नहीं पा रहा है और खड़ा तो हो ही नहीं पा रहा है, इस प्रकार की कंडीशन है और बहुत ज़्यादा दर्द है उसको, तो किसी अच्छे चिकित्सक को आपको इसे दिखाना पड़ेगा, जो न्यूरो सर्जन है, जो अच्छे से आपकी सर्जरी कर सके। आजकल तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ गई है, तो बहुत अच्छे से सर्जरी हो जाती है। किसी अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करें और किसी भ्रम में ना रहें। आजकल बहुत ऐसा हो गया है कि हम रेमेडीज़ देखने लगते हैं, अपने डॉक्टर स्वयं बन जाते हैं, तो अपने डॉक्टर स्वयं ना बनिए। या तो किसी योग चिकित्सक के परामर्श से, यदि आपको बहुत तकलीफ़ रहती है तो योग चिकित्सक के परामर्श से योगाभ्यास शुरू करें। और दूसरा, यदि आपको तकलीफ़ रहती है तो पुड़िया, चूर्ण या दवाइयाँ खुद से ना लें, आपका डायग्नोसिस करवाएं। यदि आप आयुर्वेद में दिखाना चाह रहे हैं तो अपनी नाड़ी जांच कराएं, आपके शरीर की प्रकृति पता करें। अब कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, आयुर्वेद भी रस होते हैं, रसायन है वो भी, केमिस्ट्री है वो भी, केमिकल है वो भी, आपके शरीर में जाके बायोकेमिकल रिएक्शन करेंगे वो भी। आपकी प्रकृति अत्यधिक गर्म है, पित्तज है और बहुत गर्म दवाई ले लोगे तो आपके लिए हानिकारक होगा ना। यदि कोई औषधि किसी एक मनुष्य के लिए वो अमृत है, तो किसी अन्य यानी कि अन्य मनुष्य के लिए वो विष भी हो सकती है। तो बिना कंसल्टेंट के, बिना नाड़ी जांच करवाए कोई भी दवाइयाँ ना ले और बिना किसी डायग्नोसिस के, निदान के कोई भी गोलियाँ उठाकर खाना शुरू ना कर दे। तो अपने चिकित्सक खुद ही ना बने और अपनी सेहत का ध्यान रखें। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार। जय माँ भगवती।